Welcome back class 12B. Now question number 13 1.13. क्वेश्चन में कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में जो दो स्फीयर्स ए और बी हैं इसको पहले क्या किया गया है, इसका साइज़ ये आइडेंटिकल साइज़ के हैं और इसी साइज़ का एक स्फीयर सी है जो अनचार्ज है, यानी सी पे चार्ज 0 है। क्वेश्चन में कह रहे हैं पहले स्फीयर सी को ए से टच कराया गया। जब ए पे टच कराया जाएगा तो ए और सी पे चार्ज बराबर बराबर हो जाएगा और कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करके अपॉन 2 कर लेंगे। यानी ए पे चार्ज है क्यू ए और क्यू ए और क्यू बी इक्वल है, तो मैं क्यू लिख दे रहा हूँ, क्यू प्लस 0 अपॉन 2। तो ए पे जो चार्ज आ गया वो क्यू बाई 2 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद सी पे भी इतना ही चार्ज होगा, सी पे भी इतना ही चार्ज आ जाएगा। अब सी वाले को बी से टच कराया गया है तो अब बी पे कितना चार्ज आ जाएगा और सी पे जो नया चार्ज होगा वो क्या होगा। तो पहले हम लोग क्या करें कि बी पे जितना चार्ज है और सी पे जितना चार्ज आ गया था उन दोनों को ऐड करके अपॉन 2। तो क्यू बी पे चार्ज तो क्यू है और क्यू सी डैश की वैल्यू क्यू बाई 2 है, इसको अपॉन 2 कर लें तो 3q बाई 4 आ गया। यानी फाइनली ए पे अब जो चार्ज बच गया है वो बच गया है क्यू बाई 2 और बी पे जो चार्ज बच गया है वो चार्ज बच गया है 3q बाई 4 और फिर दोनों को उतनी ही डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो कह रहा है अब बताइए कि इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो दोबारा फॉर्मूला लगा ले रहा हूँ, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 q बाई 2 इंटू 3q बाई 4 अपॉन 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ गया 3 अपॉन 4 टू ज़ा 8 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 क्यू स्क्वायर अपॉन 0.5 का स्क्वायर। इतनी इसकी वैल्यू तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में निकाली थी, फर्स्ट पार्ट में आ चुका था 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो उसकी जगह मैं रख दे रहा हूँ 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 3/8 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 नहीं -2। ठीक है ना, तो -2 रख दिया मैंने। तो ये आपका आ जाएगा 4.5 अपॉन 8 इंटू 10 पर -2 या 8 5 ज़ा 40, 0.57 इंटू 10 टू द पावर -2 या 5.7 इंटू 10 पर -3 कह सकते हैं। इतने न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर है 1.15। कह रहा है कंसिडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 10 टू द पावर 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है ना, तो कह रहा है व्हाट इज़ द फ्लक्स, व्हाट इज़ द फ्लक्स। फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर 10 सेंटीमीटर ऑफ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। एक स्क्वायर है जो वाई जेड प्लेन पे रखा हुआ है, ये वाई एक्सिस ले ले रहा हूँ, ये जेड एक्सिस ले ले रहा हूँ और इस स्क्वायर की साइड आपको क्वेश्चन में दे रखी है कि 10 सेंटीमीटर है, यानी 0.1 मीटर है। तो अगर मैं इसका एरिया निकाल लूँ या एरिया वेक्टर अगर निकालूँ तो एरिया को इसके परपेंडिकुलर और आउटवर्ड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ए हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर इंटू आई। आई से क्यों मल्टीप्लाई कर लिया, जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो बताया था कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड होती है। नाउ देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर निकालना है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू पावर 3 आई डॉट और इसकी वैल्यू है 0.01 आई, ये मीटर स्क्वायर में। ठीक है ना, तो 0.01 को 10 पर -2 लिख सकते हैं और ये आपका आई डॉट आई 1 हो जाएगा। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 5, ये -2 होगा तो -2 से 1 बचेगा, 1 बचेगा जिसको हम 30 लिख सकते हैं, 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर
if the normal to the plane makes an angle of 30 डिग्री 60 डिग्री, प्लेन जो है वो नॉर्मल से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो मुझे इस डायरेक्शन का ये नॉर्मल है, तो हमें कंपोनेंट लेना पड़ता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अब से हम लोग जो एरिया वेक्टर लेंगे वो a cos थीटा लेंगे, a cos 60, ठीक है ना। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा E a cos 60 हो जाएगा। E की वैल्यू आपको दे रखी है 3 × 10⁻3, एरिया है 10⁻2, cos 60 की वैल्यू हाफ, तो फिर अब से वैल्यू आ गई 15 आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ गई। ये सेकेंड केस में फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर यहाँ स्क्वायर ना हो करके अगर कोई क्यूब है, तो क्यूब में क्या होगा, जो इस वाले फेस पे एरिया वेक्टर की ये डायरेक्शन होगी, जो इसके ऑपोजिट फेस होगा उस पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होगी, तो इसका फ्लक्स इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो अपर फेस है इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होगा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, और नीचे वाले फेस पे डाउनवर्ड हो जाएगा। इसी तरह इस वाले साइड वाले में इस साइड हो जाएगा और इस पे इधर हो जाएगा। तो सभी में एरिया वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इसलिए फ्लक्स की वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाएगी और फ्लक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकलेंगी उतनी ही इलेक्ट्रिक लाइंस अंदर पास होंगी, ठीक है ना, अंदर से बाहर आ रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1.17 कह रहा है केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स को पॉजिटिव लेते हैं तो उसकी वैल्यू इन्होंने बता रखी है 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आपसे फ्लक्स निकालने को कह रहा है, तो नेट चार्ज निकालने को कह रहा है। तो गॉस थ्योरम से जानते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है वो नेट चार्ज और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के रेशियो के इक्वल होती है। तो इससे अगर मैं नेट चार्ज निकालूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाई की वैल्यू तो गिवन है 8 × 10⁻³ और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ और सॉल्व करूँ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 70.8 × 10⁻9, या आप ये भी कह सकते हो 0.07 इंटू 10⁻6 कूलम। इन्होंने माइक्रो कूलम में बुक में आंसर दिया है, तो मैंने 0.07 माइक्रो कूलम कह दिया। अब इसके सेकंड पार्ट में कह रहा है कि अगर कहीं पे आउटवर्ड फ्लक्स ज़ीरो है तो इसका क्या, इससे आप चार्ज के बारे में क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो कि ये कोई बॉडी है और इस पे 2 चार्जेस रखे हुए हैं, इसकी वजह से फ्लक्स अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा। जितनी लाइन आउटवर्ड है उतनी ही इनवर्ड है, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो नेट फ्लक्स की वैल्यू ज़ीरो होने का मतलब ये नहीं है कि चार्ज ही नहीं है, देयर विल बी चार्ज, बट चार्ज तो होंगे, लेकिन चार्ज क्या होंगे, नेट चार्ज जो इन दोनों चार्जेस को ऐड करें, बट नेट चार्ज विल बी ज़ीरो। नेट चार्ज की वैल्यू ज़ीरो होगी। ये नहीं कह सकते चार्ज है ही नहीं, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से नेट चार्ज की वैल्यू ज़ीरो हो गई। यस, क्वेश्चन नंबर 1.18 कह रहे हैं पॉइंट चार्ज की वैल्यू, ये क्यू चार्ज जो है इसकी वैल्यू 10 माइक्रो कूलम दे रखी है, जिसको मैंने कूलम में चेंज कर लिया है, और ये स्क्वायर के सेंटर से 5 सेंटीमीटर यानी 0.05 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है हवा में, और इस स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो कह रहा है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए मैंने इस स्क्वायर से ही एक क्यूब बना दिया है, तो अगर मैं टोटल फ्लक्स निकालूं गॉस थ्योरम से, तो टोटल फ्लक्स जो होगा, टोटल फ्लक्स Q/ε0 होगा, और ये तो स्क्वायर तो इसकी एक फेस है, तो 6 फेसेस में से एक फेसेस, सो थ्रू स्क्वायर, ये तो मैंने क्यूब से निकाला। अगर मुझे स्क्वायर से निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, तो मैं इस आंसर को 6 से डिवाइड कर दूंगा
1/6 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू 10 इंटू 10⁻6 है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर लिखा रखा है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इतना फ्लक्स हो जाएगा स्क्वायर के एक फेज से। एक क्वेश्चन नंबर और 1.19 कह रहे ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रो कूलम इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस। इसी तरह से सपोज कर सकते हैं क्यूब की साइड दे रखी है 9 सेंटीमीटर, जिसको मैंने मीटर में चेंज कर लिया। आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स। तो क्यूब पे अभी हम लोग ने ऊपर देख चुके हैं नेट फ्लक्स क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। क्यू की वैल्यू मालूम है 2 इंटू 10⁻6 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2.26 इंटू 10⁵ हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी।